गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। आज अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ भारत में मूल्यांकन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। देखिए, मूल्यांकन के विषय में हम शुरू से अध्ययन करते आ रहे हैं कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, मूल्यांकन के कितने बिंदु होते हैं और मूल्यांकन विद्यार्थी के और शिक्षक के लिए कितना आवश्यक होता है। दूसरी बात आती है, यहाँ पर हमने एक टॉपिक का अध्ययन किया था जिसे हम कहते हैं परीक्षा प्रणाली। मूल्यांकन को सफल बनाने के लिए शिक्षक द्वारा परीक्षा प्रणाली को अपनाया जाता है और विद्यार्थी को एक स्टेप से दूसरे स्टेप पर गति करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, अपने शैक्षिक लेवल को सुधारने के लिए, अपने उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए परीक्षा प्रणाली को अपनाना पड़ता है। परीक्षा प्रणाली एक प्राचीन काल से चली आ रही एक पद्धति है, शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीनकालीन पद्धति है जिससे बालक ने क्या अधिगम किया है, शिक्षक ने किन किन विधियों का प्रयोग किया है, उस सब का जो विवरण है वह परीक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे सामने आ जाता है, जिसको हम नाम देते हैं एग्जामिनेशन सिस्टम। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूर्ण रूपेण तभी सफल कहा जा सकता है जब विद्यार्थी की जब परीक्षा प्रणाली क्या करती है, विद्यार्थी की प्रगति का पूर्ण आकलन, जब विद्यार्थी की प्रोग्रेस, विद्यार्थी क्या क्या कर रहा है, क्योंकि शिक्षा का मैंने आपको बार बार एक ही उद्देश्य बताया है, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जब हम परीक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो परीक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी के सर्वांगीण सभी क्षेत्रों को हमारे सामने खोलकर रख दे। उसने किस क्षेत्र में क्या प्रगति की है, कैसा वह कार्य कर रहा है, किस स्तर से वह आगे बढ़ रहा है, उसकी कौन से क्षेत्र में अधिक रुचि है, किस क्षेत्र में वह अपना कैरियर का निर्माण कर सकता है, इस सब सारा जो इन सब का विवरण हमारे सामने खोलकर प्रस्तुत कर दे, वह परीक्षा प्रणाली अधिक सक्सेस कहा, उसी परीक्षा प्रणाली को अधिक सक्सेस कहा जा सकता है। देखिए, प्राचीन काल से विद्यार्थी का आकलन विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से ही किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें प्राचीन कालीन परीक्षा की तो वहाँ पर मौखिक परीक्षा ज़्यादा कारगर रहती थी। उस समय लेखन की कोई विधि हमारे पास उपलब्ध नहीं थी, तो मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा ही बालकों का आकलन किया जाता था, जैसे प्रश्नोत्तर करना, वाद विवाद करना, भाषण दिलवाना, उसके दैनिक कार्यों की जांच कर लेना, क्योंकि विद्यार्थी अपने 25 इयर्स गुरु के पास बिताता था तो उसकी सारी दिनचर्या गुरु को पता रहती थी, उसका ओवरऑल आकलन कर सकता था एक गुरु। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। उसमें धीरे धीरे गुरुकुल पद्धति के स्थान पर विद्यालयों ने गुरुकुल का स्थान ले लिया और वहाँ भी समय सीमा निर्धारित की गई। अब 25 साल बच्चे को गुरु के पास नहीं रहना पड़ता है, बल्कि डेली 6 आवर्स बच्चे को गुरु के पास रहना पड़ता है, शिक्षकों के पास रहना पड़ता है और शिक्षकों को उन 6 घंटों में ही बालक का पूरा विकास करना होता है। तो वर्तमान परीक्षा पद्धति भी चेंज हो गई, वर्तमान शिक्षा पद्धति भी चेंज हो गई। प्राचीन कालीन शिक्षा पद्धति की परीक्षा पद्धति की अगर हम बात करते हैं तो वह मौखिक रूप से आगे बढ़ती थी। उसमें बालकों से प्रश्नोत्तर किए जाते थे, बालकों से संवाद के माध्यम से उनका आकलन किया जाता था, वाद विवाद करके उनका आकलन किया जाता था, तर्क और मंत्रणा करके उनका आकलन किया जाता था। जैसे जैसे समय और शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे शिक्षा में आकलन की विधियां भी परिवर्तित हो गई। मैंने सीधी बात बताई कि जैसे जैसे शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हुआ, शिक्षा पद्धति गुरुकुल का स्थान विद्यालयों ने ले लिया, वैसे वैसे परीक्षा पद्धति भी परिवर्तित हो गई। उसके शिक्षा में विद्यार्थी के आकलन की पद्धति भी परिवर्तित होती गई। शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों विधियों में कितना सफल हुआ है, यह वह विद्यार्थी का आकलन करके ही पता कर सकता है। यानी कि पहले जो विद्यार्थी था वह अपने गुरु के पास पूरा जीवन बिताता था, 25 इयर्स उसके गुरु के संपर्क में व्यतीत होते थे, लेकिन अब वर्तमान में 6 आवर के लिए बच्चा गुरुजी के पास आता है तो शिक्षक को भिन्न भिन्न तकनीकों का प्रयोग करके ही उसका क्या करना पड़ता है, सर्वांगीण आकलन करना
पड़ता है, क्योंकि जितने कम समय में वह विद्यार्थी का ओवरऑल आकलन नहीं कर सकता है, ओवरऑल मूल्यांकन नहीं कर सकता है, इस समय में वह विद्यार्थी के केवल शैक्षिक पक्ष का ही या हम कहें ज्ञानात्मक पक्ष का ही वह आकलन अच्छे से कर सकता है। बालक के सामाजिक पक्ष का, भावात्मक पक्षों का और क्रियात्मक पक्षों का आकलन करने के लिए शिक्षकों को भिन्न भिन्न तकनीकों को काम में लेना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी आज भी शिक्षक के ऊपर ही है कि वह बालक का सर्वांगीण विकास कर सके, बालक के व्यवहार में परिवर्तन कर सके। तो बात आती है कि जैसे जैसे शिक्षा पद्धति परिवर्तित हो गई, शिक्षण उद्देश्य और शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन आ गया और शिक्षक विद्यार्थी का आकलन करके ही उन उद्देश्य और विधियों की सफलता का आकलन कर सकता है। परीक्षा पद्धति के माध्यम से शिक्षक के विद्यार्थी को भी अपनी प्रगति जानने की, शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थी को भी अपनी प्रगति जानने की इच्छा होती है। माता पिता भी अपने बालक की शैक्षिक प्रगति को लेकर चिंतित होते हैं। उपयुक्त सभी कार्य परीक्षा के द्वारा ही पूर्ण होते हैं। परीक्षा ही वह साधन है जिसके द्वारा शैक्षिक क्रिया के दो प्रमुख घटक शिक्षक और छात्र क्रियाशील रहते हैं। अगर परीक्षा नहीं हो तो ना ही किसी का रिजल्ट आए और ना ही शिक्षक को अपनी शिक्षण तकनीकों में सुधार करने की आवश्यकता पड़े, ना ही पेरेंट्स को ये पता चले कि हमने अपने बच्चे को कहाँ किस लेवल पर छोड़ा था और उसने विद्यालय से क्या प्राप्त किया है, वह किस क्षेत्र में अपना फ्यूचर निर्माण कर सकता है, अपना फ्यूचर बना सकता है। तो इस सारी प्रोग्रेस है, ये सब प्रोग्रेस हमें किससे ही पता चलती है, परीक्षा प्रणाली से पता चलती है। तो इससे कह सकते हैं हम कि शिक्षा के क्षेत्र में परीक्षा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। परीक्षा के माध्यम से ही शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन कर सकता है। जो परिणाम उसके पास आते हैं, जैसे पहले तो उसने अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया, विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया। अब वह विधियाँ कितनी सफल हुई हैं, इसका आकलन, इसका मूल्यांकन, इसकी जाँच कितनी सफल हुई हैं, सभी विद्यार्थियों के अनुकूल वह शिक्षण विधियाँ हैं या नहीं हैं, इन सब की जानकारी वह परीक्षा के माध्यम से ही लगा सकता है। तो इसके कह सकते हैं हम, ये परीक्षा केवल विद्यार्थियों की नहीं होती है, परीक्षा एक शिक्षक की भी होती है। और एक हम बात करते हैं कि शिक्षक के साथ साथ एक विद्यार्थी को भी अपनी प्रगति जानने के लिए कि मैंने क्या सीखा है, मुझे कितना याद हो गया है, मुझे कहाँ तक और जाना है और किस प्रकार मैं जा सकता हूँ, इन सब की जानकारी एक पेरेंट्स को भी, एक हम कहें एक विद्यालय को भी परीक्षा की आवश्यकता होती है। एक विद्यालय भी जो उसके पास जितने स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर ही अपनी एनुअल रिपोर्ट तैयार कर पाता है कि वास्तव में मेरे विद्यालय में विद्यार्थी किस प्रकार का अध्ययन करते हैं, संस्था प्रधान है वह इस बात का आकलन कर सकता है परीक्षा के माध्यम से ही कि वास्तव में किस प्रकार से उनको आगे इस विद्यालय को कौन से लेवल तक पहुंचाया जा सकता है, विद्यार्थियों के लिए और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। तो भारत में अब हम पढ़ते हैं, ये तो हो गई बात परीक्षा की कि परीक्षा क्या है, परीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, परीक्षा किसके लिए आवश्यक है। भारत में मूल्यांकन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, देखिए ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम बात करते हैं। भारत में 1857 में विश्वविद्यालयों की स्थापना कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में हुई थी। 1857 में 3 विश्वविद्यालय भारत में निर्मित हुए थे। सबसे पहले विश्वविद्यालय जिन्हें हम नाम देते हैं कलकत्ता, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय थे 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। तब से ही परीक्षा प्रणाली के उद्देश्य, सार्थकता और प्रभावशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। 1856 में प्रारंभिक रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन ने इंगित किया कि मैट्रिक परीक्षा विश्वविद्यालयी प्रवेश परीक्षा ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक 6 बाह्य परीक्षाएं लेने की सिफारिश की थी। यानी कि जब भी इन 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई तभी प्रश्नवाचक लग गया किस पर, भारतीय परीक्षा प्रणाली पर।
प्रश्नवाचक तभी से लगे आ रहा है हमारी परीक्षा प्रणाली पर। 1856 1856 में प्रारंभिक रिव्यू कमेटी ऑन एजुकेशन, प्रारंभिक रिव्यू कमेटी ऑफ एजुकेशन ने इंगित किया था कि मैट्रिक परीक्षा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा ने प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक 6 बाह्य परीक्षाएं लेने की सिफारिश की। इन्होंने रिकमेंड किया कि प्राथमिक स्तर तक और विश्वविद्यालय 6 बाह्य परीक्षाएं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 6 बाह्य परीक्षाएं आयोजित होनी चाहिए। इसने 1856 ने प्रारंभिक रिव्यू कमेटी ऑफ एजुकेशन ने रिकमेंड किया कि प्राथमिक लेवल से या विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा तक, प्राथमिक स्तर की शिक्षा तक 6 बाह्य परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। लॉर्ड कर्जन हंटर आयोग 82 ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रचलित परीक्षा प्रणाली के प्रति असंतोष व्यक्त किया। अब 1882 में कौन? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने और हंटर आयोग ने, लॉर्ड कर्जन ने और 1882 में लॉर्ड कर्जन ने और हंटर आयोग ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रचलित परीक्षा प्रणाली के प्रति, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जो परीक्षा प्रणाली आयोजित होती थी, जो परीक्षा आयोजित होती थी, उनके प्रति इन्होंने असंतोष व्यक्त किया। यानी ये सेटिस्फाई नहीं थे भारतीय परीक्षा प्रणाली से। टोटली बात ये थी कि उस समय भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था भारतीयों पर। तो जैसा वो चाहते थे, अगर वो ये नहीं चाहते थे कि भारतीय ज़्यादा पढ़े लिखें, ज़्यादा आगे बढ़ें, क्योंकि उन्हें भारतीय ज्ञान का तो आभास था कि भारत में ज्ञान तो बहुत है। अगर उन्हें इस प्रकार का अवसर मिल गया कि वे शिक्षा प्राप्त कर सकें और भिन्न भिन्न परीक्षाओं के माध्यम से उनका मूल्यांकन होता हुआ वह आगे बढ़े, तो उन्हें अपने ही पीछे जाने का डर था कि ये हम पर राज करने लग जाएंगे। तो जो भी परीक्षा प्रणाली हमारी प्रचलित थी भारत में, उन सब के प्रति इन लॉर्ड कर्जन, हंटर आयोग 82 और 56 इन्होंने असंतोष की भावना व्यक्त की कि वास्तव में यह सही नहीं है। इनको डर था अपनी ही छवि से। तो परीक्षा लेने के ढंग और उद्देश्यों में पूर्ण परिवर्तन का इन्होंने सुझाव दिया कि आपकी जो परीक्षा आयोजित की जाती हैं, आपका जो परीक्षा लेने का तरीका है, उनमें आप लोगों को परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन हमारे हिसाब से होगा। कलकत्ता आयोग 1970 और 19 ने सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। इसके बाद देखिए, इन सब ने तो कहा कि आपकी परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। अब बात आती है 1919 कलकत्ता आयोग। 1917 और 19 ने कलकत्ता आयोग सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का इन्होंने सुझाव दिया कि परीक्षा आयोग, यहाँ असंतोष व्यक्त किया गया सेकेंडरी कलकत्ता आयोग ने सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया कि आपकी जो भारतीयों की जो परीक्षा प्रणाली है, विश्वविद्यालयों की जो परीक्षा प्रणाली है, प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर है, उसमें जो 6 प्रकार की परीक्षा आयोजित की जाती है, उनका इन्होंने असंतोष व्यक्त किया। तो आगे जाके यहाँ कलकत्ता आयोग ने भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की यानी सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच इंटरमीडिएट कक्षा को प्रारंभ करने की अनुशंसा की। इसने क्या की कि माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा
इन दोनों के बीच इन्होंने एक इंटरमीडिएट कक्षा आयोजित करने की, इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित करने की इन्होंने सिफारिश की, जिसे हम बोल सकते हैं 12th क्लास। इन्होंने, क्योंकि यहाँ तक तो क्या था, पहले जो परीक्षा बम्बई मद्रास और कलकत्ता जो विश्वविद्यालय थे, यहाँ पर ये था कि प्राथमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा को कंबाइन कर दिया गया था। इन सबका एक 6 प्रकार की यहाँ परीक्षाएं आयोजित होती थी। लेकिन जब इसके भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए असंतोष व्यक्त किया गया तो कलकत्ता आयोग ने पहले तो सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, फिर ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच एक इंटरमीडिएट क्लास को शुरू करना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच। यह इंटरमीडिएट कक्षा विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रारंभिक तैयारी होगी कि इंटरमीडिएट कक्षा, जो इंटरमीडिएट कक्षा है यह क्या थी, विश्वविद्यालय शिक्षा की प्रारंभिक क्लास, यानी कि विश्वविद्यालय में जब बच्चा एजुकेशन लेने जाएगा तो उसकी पूर्व तैयारी के रूप में इंटरमीडिएट कक्षा को प्रारंभ करने की सिफारिश इन्होंने की थी, कि जिससे कि वह अपने आप को मैच्योर समझे, मैच्योर उसमें परिपक्वता आ सके विश्वविद्यालय शिक्षा को ग्रहण करने की। इस आयोग ने परीक्षा प्रणाली की निम्न कमियां बताई। अब इस आयोग ने जो इन्होंने कहा असंतोष व्यक्त किया, इन्होंने असंतोष तो व्यक्त किया लेकिन इन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं किया कि वास्तव में क्या कमियां हैं। तो कलकत्ता आयोग 1919 ने एक तो 3 काम किए, सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया, फिर माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच इंटरमीडिएट कक्षा प्रारंभ करने का काम किया, कि अनुशंसा की कि इन दोनों के बीच एक कक्षा, इंटरमीडिएट कक्षा होनी चाहिए जो कि विश्वविद्यालय स्तर के लिए बालकों को तैयार कर सके। और तीसरा, इन्होंने जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी, जो भारतीय परीक्षा प्रणाली थी, उसमें 3 प्रकार की कमियों की घोषणा की कि ये 3 कमियां यहाँ पर है भारतीय शिक्षा में। पहली थी विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प। विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प। विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों के विकल्प चालू किए जाए, यानी प्रश्नों के, ये जो परीक्षा में प्रश्न जो आते हैं उनमें अथवा आना चाहिए, ऑप्शन आना चाहिए बालकों के लिए। दूसरा है अंक देने की यांत्रिक विधि। अंक देने की भारतीय शिक्षा में जो बालकों को प्रश्न पत्र में अंक देने की जो विधि है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। ये कमी थी कि प्रश्न पत्रों के विकल्प नहीं दिए जाएं और अंक देने की यांत्रिक विधि में सुधार किया जाए। अनुग्रह अंक या अंक देने में औसतन या परिमितता करना। परीक्षाओं की आवृत्ति। बार परीक्षाओं का आयोजन, इस प्रकार की ये कमियां इसमें बताई इन्होंने। किसने? कलकत्ता आयोग 1917 और 9 ने। पहला तो इसने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना, सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए सुझाव दिया, सजेशन दिया। फिर दूसरा, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा में इंटरमीडिएट कक्षा को प्रारंभ करने का सुझाव दिया, अनुशंसा की। तीसरा, उन्होंने भारतीय परीक्षा में ये कमियां बताई कि विभिन्न परीक्षा पत्रों के प्रश्नों में विकल्प होते हैं। दूसरा, अंक देने की इसमें यांत्रिक विधि को अपनाया जाता है। तीसरा, अनुग्रह अंक देने में औसतन या परिमितता करना, यानी कि अनुग्रह अंक, कई बार हम सेशनल अंक देते हैं तो उनमें औसतन अंक दे देते हैं। अगला है परीक्षाओं की आवृत्ति, बार परीक्षाओं का आयोजन किया जाना। 1921 में शिक्षा का प्रशासकीय उत्तरदायित्व भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया। यहाँ तक तो आयोग की स्थापना हुई। अब 1921
महत्वपूर्ण परिवर्तन भारतीय शिक्षा में हुआ कि शिक्षा का जो प्रशासन है, शिक्षा का प्रशासकीय जो उत्तरदायित्व है, मंत्रियों को सौंपा गया। कि अभी तक हम आयोगों का गठन कर रहे थे, अब ये बात आई सामने कि किसी से इस समस्या का सुझाव निपटारा नहीं होगा। 1921 में शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है, शिक्षा के मैनेजमेंट का जो उत्तरदायित्व है, वह भारतीय मंत्रियों को सौंप दिया गया। अब 1935 में सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का नियंत्रण भारतीयों को दे दिया गया। अभी तक अंग्रेजों का वो था, अब 1935 में भारतीयों को मिल गया। जो शिक्षा का जो दायित्व है वह किसको मिल गया? भारतीयों को मिल गया। इसका नियंत्रण दे दिया गया परीक्षा प्रणाली का, सभी स्तरों की परीक्षा प्रणाली का जो नियंत्रण है वह भारतीयों को दे दिया गया। सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी गई। जब 1970 तलगार आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की, तो जब भारतीयों पर 1935 में परीक्षा का पूरा नियंत्रण आ गया, तो सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कर दी गई। सभी राज्यों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इनका कारण शिक्षा की समाप्ति पर बाह्य परीक्षा का संचालन करता था। जो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना की गई, इसका कारण क्या था? विद्यालय शिक्षा की समाप्ति पर विद्यालय शिक्षा की समाप्ति पर बाह्य परीक्षा का आयोजन। बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना इसका कार्य होता था। इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इनका कार्य दिया गया, परंतु मैट्रिक परीक्षा पर फिर भी विश्वविद्यालय द्वारा। लेकिन अभी भी एक कमी भारतीय परीक्षा में थी कि विद्यालय शिक्षा का जितनी समाप्ति पर बाह्य परीक्षाओं का आयोजन तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता था, लेकिन जो मैट्रिक लेवल पर जो परीक्षा का आयोजन किया जाता था वह कौन करता था? विश्वविद्यालय करता था। कौन करता था? विश्वविद्यालय के द्वारा इस प्रकार की परीक्षा का आयोजन किया जाता था। 1929 में हाइडेल कमेटी ने विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षा में अवनति और अकादमिक प्रगति की आलोचना की। विद्यार्थियों को इन परीक्षाओं में उद्योगों, वाणिज्य, व्यापार के विभिन्न कार्यों में जाने का अवसर नहीं दिया। इसके साथ ही केंद्रीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई, जिसे सार्वजनिक योजना केंद्रीय सलाहकार परिषद की रिपोर्ट आई, जिसे सार्वजनिक योजना कहा गया। सार्वजनिक योजना 1944। इसमें विद्यालय स्तर की जो पहले परीक्षा थी उसकी आलोचना की। इसमें सुधार के लिए, क्योंकि उसमें भारतीयों को उद्योग का, वाणिज्य का, व्यापार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया, तो उसमें सुधार करने के लिए केंद्रीय सलाहकार परिषद के द्वारा सार्वजनिक योजना 1944 आई। इसमें माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करके विश्वविद्यालय शिक्षा में प्रवेश करने की शर्त की आलोचना की गई। यानी कि इसने ये कहा कि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण करके जो डायरेक्ट विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश किया जाता है वह उचित नहीं है। इनका कहना था कि बच्चे इतने पढ़ाऊ नहीं होते कि सीधे विद्यालय स्तर की शिक्षा से वह विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त कर सके। तो सार्वजनिक योजना 1944 ने इस भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आधार पर जो शिक्षा परीक्षा प्रणाली थी उसकी निंदा की। इसमें इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि
किया जाता था, उस शिक्षा प्रणाली की सार्वजनिक योजना ने आलोचना की और इन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर 6 से 10% छात्र ऐसे होते हैं जो कि केवल विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, बाकी जो स्टूडेंट हैं वह विद्यालय स्तर तक की शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं। तो इसमें सुधार किया जाना आवश्यक है। ये था भारत का मूल्यांकन का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। अगर हम और मूल्यांकन की दृष्टि से देखें तो भारतीय जो प्राचीन शिक्षा थी, जो अंग्रेजों के समय की ब्रिटिश शिक्षा का शिक्षा पद्धति थी, वह बहुत दूषित थी। दूषित कहें कि यहाँ विद्यार्थियों को, यहाँ छात्रों को, यहाँ भारतीयों को इतना आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं था। एक तो कोई शिक्षा का जो पूरा संचालन है वह सेंट्रल लेवल पे होता था। धीरे धीरे इसके लिए आयोग बढ़ते हुए और उन्होंने अपने अपने सुझाव इसमें सुधार करने के लिए दिए। लास्ट में 1979 में जो कलकत्ता आयोग आया, उसकी अनुशंसा पर प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सुझाव दिया गया और स्थापना हुई थी। 1921 में शिक्षा का जो प्रशासन है, शिक्षा का जो मैनेजमेंट है, जो ब्रिटिश लोग करते थे, अब वो 1921 में वह भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया कि आप इस प्रशासन को देखिए। उसके बाद 1935 में भारतीयों को पूरी तरह से प्रत्येक स्तर की शिक्षा का जो प्रशासन है वह सौंप दिया गया कि प्रत्येक जो परीक्षा प्रणाली उसका नियंत्रण कौन करेगा, भारतीय करेंगे। और यहीं पर इसी के आधार पर भारत के प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई। इसके बाद जो शिक्षा की स्थापना की गई। अब बात है 1929 में हटान कमेटी। 1929 हटान कमेटी, इन्होंने क्या कहा कि जो हटान कमेटी ने जिस विद्यालय स्तर पर परीक्षा में अकादमिक प्रकृति की आलोचना की, इन्होंने जो विद्यालय स्तर की जो परीक्षा पद्धति थी उसकी आलोचना की। केंद्रीय सलाहकार परिषद ने भी इसकी आलोचना की। केंद्रीय सलाहकार परिषद की उसके बाद रिपोर्ट आई, उसने कहा हटान कमेटी ने 1929 में कि यहाँ शिक्षा में